स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों मेरे पीछे आप दो तस्वीरें देख रहे हैं और दोनों तस्वीरें इंसिडेंटली एक ही टाइम फ्रेम में आती हैं, पिछले 2 दिन पहले की है। और यहां पर पहली तस्वीर चाइना की है जहां पर रोबोट्स कुंग-फू कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर भारत में भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे AI इंपैक्ट समिट के दौरान शो किए गए एक रोबोट डॉग की है। एक विश्वविद्यालय ने, एक निजी विश्वविद्यालय ने इसे अपना रोबोट डॉग बनाया, जबकि असल में यह एक चीनी कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का एक ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट निकला। इंटरनेट पर इसके आते ही छा गया, यह मीम्स बनने लगे, मजाक बनने लगे, कई सारे सार्केस्टिक कमेंट्स भी आने लगे। लेकिन मैं आज इस पर बात करने नहीं आया हूं, मैं वास्तव में बात करने आया हूं भारत के उस कॉस्मेटिक एजुकेशन सिस्टम की जिसके अंतर्गत आप, आपके बच्चे, आपकी जिंदगी भर की कमाई और बच्चों का भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आप केवल कल्पना करिए कि एक विश्वविद्यालय, एक भारत का निजी विश्वविद्यालय अगर कैमरे के सामने, सबके सामने एक विदेशी प्रोडक्ट को अपना इनोवेशन बताकर पेश कर रहा है, कर सकता है, तो क्या बंद कमरों में वह आपकी डिग्री, वह अपने प्लेसमेंट डेटा और आपकी लैब की सच्चाई को मैनिपुलेट नहीं कर सकता या नहीं करता होगा? देखिए, यह वास्तव में एक PR फेल्योर नहीं है, यह सबूत है भारत के $50 अरब के प्राइवेट यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम की सड़न का, और जिसे हम आज की डेट में प्रगति मान रहे हैं उसका। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट है AI वॉशिंग का। जैसे बहुत सारी जैसे एक टर्म होता है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है कि कंपनियां खुद को पर्यावरण प्रेमी दिखाती हैं, लेकिन वे रियल में पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर रही होती हैं। वैसे ही आज यूनिवर्सिटीज खुद को AI फर्स्ट दिखा रही हैं। AI वॉशिंग क्या है? जब एक साधारण ऑटोमेशन को AI ड्राइवन सिस्टम कहा जाने लग जाए, जब एक्सेल डैशबोर्ड को एडवांस एनालिटिक्स बताया जाए और खरीदे गए रोबोट को स्वदेशी AI इनोवेशन का नाम दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं AI वॉशिंग। यानी कि भारत में आज कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे तो यही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। AI पावर्ड कैंपस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। और इन बड़े बड़े होर्डिंग्स का सच क्या होता है? सच यह होता है कि यहां पर कोई प्रोप्राइटरी AI मॉडल नहीं होता, कोई ओरिजिनल डेटा सेट नहीं होता, कोई पीयर रिव्यूड AI रिसर्च नहीं होती, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री लेवल का कोई डिप्लॉयमेंट भी नहीं होता। और सच में यह है कि अगर सच में ये AI डेवलप कर रहे होते तो फिर आज दुनिया को हमारे यूनिवर्सिटीज के पेपर्स दिखाई देते, प्रोडक्ट्स दिखते, स्टार्टअप्स दिखते, लेकिन यहां दिखती है केवल और केवल ब्रांडिंग। हर विश्वविद्यालय की यही कहानी है। AI यहां टेक्नोलॉजी नहीं है, वास्तव में यह एक मार्केटिंग हुक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम के द्वारा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि माता पिता से 30 से 40% की ज्यादा फीस वसूली जा सके। और जब AI केवल एक बज़वर्ड बनकर के रह जाता है, एक मार्केटिंग मिमिक बनकर रह जाता है, एक चीनी रोबोट को इंडियन इनोवेशन बताने में किसी को डर भी नहीं लगता। देखिए, अब बात करते हैं उस भरोसे की जिस पर आप अपने जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, और वह है सरकारी रैंकिंग। सरकारी रैंकिंग, NAC रैंकिंग और NIRF की रैंकिंग। देखिए, NIRF और NAC रैंकिंग का इरादा नेक था, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने सिस्टम को डेटा के जरिए हैक कर लिया है, और हमें यह समझना होगा कि कैसे किया। देखिए, सबसे पहले क्या करती हैं विश्वविद्यालय? सबसे पहला काम करती हैं रिसर्च मैनिपुलेशन का, जिसमें खरीदे गए शोध और फर्जी उद्धरण को यूज किया जाता है पैसे देकर। जर्नल्स में, प्रीडेटरी जर्नल्स में हजारों पेपर छपवाए जाते हैं, पेपर्स गिना जाता है, लेकिन पेपर्स की क्वालिटी नहीं गिनी जाती। दूसरा बड़ा काम जो ये करते हैं वो है फैकल्टीज का मायाजाल। कागजी फैकल्टी होती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम को एज अ फैकल्टी दिखाया जाता है, सीनियर प्रोफेसर्स को दिखाया जाता है, लेकिन क्लास में जाते हैं इनएक्सपीरियंस एडहॉक टीचर्स। तीसरा बड़ा काम करते हैं प्लेसमेंट की इंजीनियरिंग का। इसमें क्या होता है? इसमें 1000 छात्रों में से 10 को अगर हाई पैकेज मिल जाता है तो ब्रोशर में उन्हीं 10 को बहुत ही लाइमलाइट करके दिखाया जाता है, लेकिन बाकी बचे हुए 990 छात्रों का संघर्ष पूरी तरीके से इनविजिबल रहता है, वो किसी को पता नहीं होता। वो 3 से 5 लाख रुपए की नौकरी कर रहे होते हैं। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर थिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। फोटो के लिए लैब्स होती हैं, लेकिन वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होती। लैब
ब्रोशर्स में दिखाई देते हैं, मशीन्स डेमो डे पर दिखाए जाते हैं, बाकी समय कमरों में ताला लगा रहता है। जब रैंकिंग का मतलब ही एडमिशन हो और एडमिशन का मतलब रेवेन्यू हो जाए तो बात एथिक्स की कहां रह ही जाती है। और यही मॉडल पूरा विश्वविद्यालय इकोसिस्टम अपना रहा है। देखिए, इसके एक तरीके से पूरे अगर एजुकेशन सिस्टम को समझें, इस पूरे मॉडल को समझें, तो ये एजुकेशन मॉडल है या रियल स्टेट मॉडल है, यह समझना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए, भारत में आज 500 से ज्यादा प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं और औसतन अगर हम देखें तो इनका 70 से 80% रेवेन्यू आता है केवल और केवल फीस से। तो अब इन्हें फीस सबसे ज्यादा चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग की फीस 15 लाख रुपए, एमबीए की 20 लाख रुपए, मेडिकल की 60 लाख रुपए तक की फीस है। और सवाल यह है कि क्या वो क्वालिटी इंप्रूव करें या ज्यादा मार्केटिंग करें। और ज्यादातर विश्वविद्यालयों की यह सोच होती है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में तो सालों लगेंगे, लेकिन मार्केटिंग में एक इवेंट, एक रोबोट और एक बिलबोर्ड काफी है। और इसीलिए ये संस्थान शिक्षा के मंदिर नहीं रह जाते बल्कि हाई बर्न मार्केटिंग मशीन्स बन जाते हैं। इसमें समझिएगा, इनोवेशन जो सबसे बड़ी बात है, जब हम भारत में इनोवेशन की बात करते हैं तो हमें एक अनकंफर्टेबल जर्नी को समझना होगा। कैसे होता है भारत में इनोवेशन और किस तरीके से भारत में इनोवेशन का पूरा माया जाल डेवलप हुआ। सबसे पहली बात करें, सबसे पहला फेज आया फेज 1, जहां पर नकल की गई, यानी कि इमिटेशन किया गया। नकल की गई थी, लेकिन यह सीखने के लिए की गई थी। शुरुआत में भारत ने नकल की, चाइनीज गैजेट्स की, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज की, और हमने देखा, समझा और वैसा ही बनाने की कोशिश की। जैसे कि अगर आप देखिए तो शुरुआती इंडियन स्मार्टफोन्स जो थे वो चाइनीज डिजाइन पर आधारित थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉपीड लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, विदेशी रिसर्च पेपर पढ़कर वैसा ही काम करने की कोशिश की जाती थी। यह फेज कहीं से भी गलत नहीं था, इमिटेशन का फेज पूरी तरीके से गलत नहीं था, क्योंकि यहां पर एक लर्निंग कर्व था और यहां इंटेंट सीखने की थी, झूठ बोलने की नहीं थी। लेकिन जब हम इसके बाद अगली स्टेज पर जाते हैं तो वह स्टेज हुई रीब्रांडिंग की। और इस रीब्रांडिंग में जुगाड़ और लेबलिंग का काम किया गया। मतलब हम अगले स्टेप पर जब पहुंचते हैं, रीब्रांडिंग के स्टेप पर जब पहुंचते हैं, तो क्या हुआ, बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं, उस पर इंडियन लेबल लगाते हैं, मेक इन इंडिया की कहानी में उसको फिट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, इंपोर्टेड मशीन्स को इंडिजिनस सॉल्यूशंस कहा गया, फॉरेन सॉफ्टवेयर टूल्स को इन हाउस प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया, यूनिवर्सिटीज में फॉरेन कैरिकुलम को बिना बदलाव के इंडियन इनोवेशन का नाम दिया गया। और यहां तक भी यह सिस्टम उतना बुरा नहीं था, क्योंकि झूठ आधा था लेकिन पूरी तरीके से फैब्रिकेशन नहीं हुआ था। लेकिन आती है तीसरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं फैब्रिकेशन की। और इस फैब्रिकेशन की स्टेज में सच पूरी तरह ही गायब हो गया है। अगर हम देखें तो हम यह सबसे खतरनाक मोड़ है और खतरनाक लेवल पर आ चुके हैं। यहां नकल या रीब्रांडिंग नहीं की जा रही, यहां पर वास्तव में सिर्फ कहानी गढ़ी जा रही है। मतलब जो बनाया ही नहीं है, जो उसे अपना बनाया हुआ बताया जा रहा है, जो खरीदा हुआ है उसको डेवलप्ड कहा जा रहा है, जो डेमो है उसे रिसर्च ब्रेक थ्रू का नाम दिया जा रहा है। यही मामला कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय के लिए एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन जाता है। एक रेडीमेड चाइनीज रोबोट डॉग खरीदा जाता है, उस पर यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग बताई जाती है, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट उसे बताया जाता है। ब्रांडिंग फिलहाल नहीं थी उस पर, मतलब कोई टैग नहीं लगा हुआ था। और पब्लिक मंच से कहा गया कि हमने इसे डेवलप किया, हमने एआई इकोसिस्टम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर डाले। यह इनोवेशन नहीं, एक प्रकार से फैब्रिकेशन था। सीधा सीधा प्रोडक्ट उठाइए और अपना बताना शुरू कर दीजिए। तो यह सबसे डेंजरस फेज इसीलिए है क्योंकि इमिटेशन जब आप कर रहे थे तो यहां पर आप कम से कम स्किल डेवलपमेंट क्या एक गुंजाइश लेकर चल रहे थे। आप कम से कम ये सोचते थे कि एक हमारी स्किल डेवलप होगी, हम देख देख करके बेहतर करेंगे। रीब्रांडिंग में एटलीस्ट प्रोडक्ट रियल होता था, उस पर ब्रांडिंग इंडियन होती थी। फैब्रिकेशन में तो अगर आप बात करोगे तो ना तो स्किल होती है और ना ही प्रोडक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव होता है। और जब यूनिवर्सिटीज फैब्रिकेशन करने लगती हैं, स्टूडेंट्स को फेक कॉन्फिडेंस मिलता है, पेरेंट्स को फेक अश्योरेंस मिलता है और रैंकिंग को फेक डेटा मिलता है, तब यहां पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इतने फेकनेस के बावजूद भी जो जॉब मार्केट है वो फेक नहीं होता और वह पूछता है काम करना आता है या नहीं आता है। और यहीं पर पूरा का पूरा यह फेक इकोसिस्टम ढह जाता है। तो
जो यह रोबोट दिखाया गया वह केवल एक एग्जाम्पल है। इसी विश्वविद्यालय ने कोरियन प्रोडक्ट को भी अपना दिखाया था, कोरियन ड्रोन को भी अपना दिखाया था, और यही डॉग एक बड़ी टेक कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स में शो किया है। तो असली कहानी एक माइंडसेट की है, एक विश्वविद्यालय की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर दिखाना बनाने से बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें शोबाजी करनी है, शो ऑफ करना है। और जब एजुकेशन में फैब्रिकेशन का फॉर्मूला नॉर्मल मान लिया जाता है तो डिग्रीज तो निकलती हैं, इंजीनियर्स नहीं निकलते। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सोचिए, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान होगा उस छात्र का जो छात्र एजुकेशन लोन की ईएमआई में फंसा हुआ है, जिसके माता पिता अपने रिटायरमेंट की पूंजी उस बच्चे पर लगा रहे हैं और बच्चे के भविष्य को बनाना चाह रहे हैं। उसके बदले उसे क्या मिलेगा? उसे मिलेगा एक डिग्री जिसकी मार्केट वैल्यू संदिग्ध होगी, स्किल्स जिसमें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के 10 साल पीछे होंगी, और कॉन्फिडेंस जो पहले ही इंटरव्यू में टूट जाएगा। और जब यह छात्र जॉब मार्केट में जाएगा तो कंपनी उस कॉलेज की, उस विश्वविद्यालय की रैंकिंग नहीं देखती है, वह सिर्फ एक सवाल पूछेगी कि आप हमारे लिए कितने यूजफुल हैं, और यहां पर वह वास्तव में कीमत चुका रहा होगा। तो इसीलिए यह वास्तव में एक डिग्री और रोजगार के बीच की खाई जनरेट करेगा, जो कि यूनिवर्सिटी कहती है हम 100% प्लेसमेंट देंगे, इंडस्ट्री रेडी पाठ्यक्रम होगा, विश्व स्तरीय सुविधाएं देंगे और एआई और टेक एक्सपोजर देंगे। लेकिन जॉब मार्केट में अगर आप ध्यान से देखिए तो 40% ग्रेजुएट भारत में बेरोजगार हैं, बुनियादी कौशल तक नहीं है उनके पास, रीस्किलिंग की उन्हें जरूरत महसूस की जाती है, और न्यूनतम औसत वेतन पर काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह है पूरा इकोनॉमी और पूरा इकोसिस्टम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इसमें एक मुद्दा और भी है, जो रेटिंग की बात की गई, जो नैक रेटिंग की, एनआईआरएफ रेटिंग की बात की गई, वहां पर यह नियंत्रण काम क्यों नहीं कर रहा है, कमियां कहां रह जा रही हैं, तो उसको भी समझिएगा। वास्तव में यह पूरी की पूरी रेटिंग जो है वह सेल्फ रिपोर्टेड डेटा के बेस पर है, यानी कि यूनिवर्सिटी खुद अपने डेटा को फिल करती है और उसी के आधार पर उसको रेटिंग दी जाती है। उसका कोई ऑडिट नहीं होता, केवल कागजी जांच होती है, जमीनी सच्चाई और इंडिपेंडेंट ऑडिट होती ही नहीं है। और तीसरा, इसका कोई परिणाम नहीं होता है, धोखाधड़ी पकड़ी जाए तो आप के लिए कोई एक्शन लिया भी नहीं जाता। तो इन कारणों से ये जो नियंत्रण है वह पूरी तरीके से कागजी नियंत्रण है। रियल कंट्रोल और रियल मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम इंडिया में नहीं है। दूसरी खास बात, अगर हम इसी चीज को दुनिया के देशों में देखें तो हमें अंतर पता चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रशिक्षण होता है। हाफ टाइम आप एजुकेशन में देंगे और हाफ टाइम आप इंडस्ट्री में देंगे, जैसा कि एक तरीके से पूरा स्केल पर काम करने का काम होता है। दूसरा, सिंगापुर की बात करें तो परिणाम आधारित रैंकिंग होती है, सरकार और उद्योग की साझेदारी होती है और पारदर्शी डेटा होता है। लेकिन भारत में एक रैंकिंग केंद्रित यूनिवर्सिटी सिस्टम डेवलप किया गया है, उद्योग से जिसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है और परिणाम की कभी ट्रैकिंग नहीं की जाती। तो भारत का मॉडल अगर दुनिया के मॉडल से देखें तो बहुत अलग है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या वास्तव में हम माने कि सब कुछ बहुत खराब है? नहीं, कुछ बदलाव की जरूरत है। बदलाव कॉस्मेटिक ना हो, स्ट्रक्चरल हो, तो निश्चित तौर पर ये परिणाम देंगे। सबसे पहले आउटकम बेस्ड रैंकिंग होनी चाहिए, यानी कि परिणाम आधारित रैंकिंग होनी चाहिए। रोजगार दर और कौशल को मापा जाए और देखा जाए कि 5 साल के बाद स्टूडेंट कहां है, क्या कर रहा है, और यही असली मैट्रिक होनी चाहिए किसी विश्वविद्यालय को रैंक करने की। दूसरा, एआई और लैब जो नाम दिए जाते हैं उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, उसके एआई दावों की सही से ऑडिट कराई जाए, सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए जाएं, जिससे पता चले कि वास्तव में रियलिटी क्या है। और तीसरा, प्लेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, प्लेसमेंट में पारदर्शिता रखी जाए, सत्यापित डेटा ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की वेबसाइट पर पब्लिक किए जाएं। और चौथा, सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रोश्योर नहीं, ग्राउंड रियलिटी चेक करें। एल्यूमनी से बात कीजिए, लैब में धूल है या काम हो रहा है, यह तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और देखिए, एक रोबोट पकड़ा गया, यह शर्मनाक है और इस पर बहुत सारी चर्चा भी हुई, लेकिन एक पूरी पीढ़ी को, एक पूरी की पूरी जनरेशन को बिना हुनर के डिग्री देते जाना और उसको सिर्फ इतना बड़ा वॉल्यूम में दिखाना वास्तव में देश के भविष्य के साथ अपराध है। और हंसिए, आप मीम्स बनाइए, आप कमेंट करिए, आप सार्केस्टिक कमेंट्स करिए, लेकिन खुद से पूछिए कि क्या जो अगली डिग्री आपके घर आने वाली है वह सिर्फ काबिलियत की होगी या सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिकेटेड
मार्केटिंग प्रोडक्ट होगी? जरूर जवाब दीजिएगा। शिक्षित बनिए, केवल डिग्रीधारी बन करके अब काम नहीं चलने वाला है, इसलिए जागरूक होना जरूरी है। आप भी अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं कमेंट करके। आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूं और मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। कई सारे एंगल्स जो मुझसे छूट जाते हैं, मैं निश्चित तौर पर उन्हें आगे इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आपको जैसा भी लगा वो ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए हमारा प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है, जो कि 26 फरवरी में मॉर्निंग में शुरू होगा। ये बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप और बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। आप इन सब की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और उसके साथ साथ ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आप इसको डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसमें एडमिशन लेने जाते हैं तो पीके लाइव कोड यूज़ करिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा हमारे प्रत्येक कोर्स पर, स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।